इजराइल और ईरान के बीच महाविनाश वाली जंग का आगाज हो गया है। विनाश की दोनों देशों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान कर रही हैं, क्योंकि मिसाइलों की दहाड़ से सिर्फ तेहरान नहीं कांपा, बल्कि इस बार इजराइल की राजधानी तेल अवीव भी दहल गई। शायद ही इजराइल ने सोचा होगा कि ईरान इस तरह से मिसाइलों की बौछार कर देगा जो इजराइल को संभलने तक का मौका नहीं देगा। इजराइल की राजधानी समेत कई शहरों में वॉर अलार्म रात भर चीखते रहे। लोगों में दहशत जैसा माहौल दिखा, क्योंकि आसमान में गरजती मिसाइलें टारगेट्स को हिट कर रही थी। जो तस्वीरें एक दिन पहले ईरान की राजधानी तेहरान में दिखी, वैसे ही कमोबेश तस्वीरें तेल अवीव में भी दिख रही हैं। सवाल है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर महाविनाश को क्या न्योता दिया है, या फिर इजराइल खुद को युद्ध का बादशाह समझकर ईरान के विनाश का मोर्चा खोल चुका है। सवाल है कि जो इजराइल फिलिस्तीन में सालों से बर्बादी का बारूद भर रहा है, क्या वो ईरान में भी ठीक ऐसा ही करने में कामयाब होगा। जिस परमाणु प्रोग्राम को रोकने के बहाने इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उस परमाणु प्रोग्राम के बारे में भी खबर यह है कि ईरान ने शायद उसको बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो फिर सवाल यही है कि इस जंग को शुरू करने का मतलब और मकसद क्या है। क्या यह महाविनाश का आगाज है जिसमें इजराइल सिर्फ अमेरिका का मोहरा भर है और ईरान को तबाह करने की एक बड़ी तैयारी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इजराइल ईरान की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उसको पहले सुन लेते हैं। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। सबसे अहम सवाल, मिडिल ईस्ट में फिर से तबाही का आगाज, क्या होगा अंजाम। मार दिया गया आर्मी चीफ, इजराइल के टारगेट पर क्या आप खामिनी भी हैं। इजराइल और ईरान में युद्ध, परमाणु प्रोग्राम के विरुद्ध, मिसाइलों की दहाड़, गाजा जैसा इजराइल का हाल। क्या इजराइल का सुरक्षा कवच आयरन डोम एक बार फिर से फेल हुआ है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दें। मेजर जनरल एजीबी जैनी सर, रक्षा विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और साथ ही नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन श्याम सर, पहला सवाल आपसे ही, भारत का स्टैंड क्या है इस पूरे युद्ध में, और क्या सिर्फ परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने के मकसद से इस लेवल तक इजराइल का जाना जस्टिफाइड है। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, भारत एक तटस्थ नीति पर चलने वाला देश है और हमेशा से हम अपनी इस नीति के तहत ही काम करते आए हैं। हमने हमास के सिलसिले में भी देखा, हम जो उनकी जो लड़ाई हो रही थी इजराइल की जब हमास के साथ, तब भी हमने कहा पैलेस्टाइन को भी कोएग्जिस्ट करना चाहिए और हम अपनी सारी चीज़ें, सारी बंदोबस्त दोनों को देते रहे। वैसे हमारा इजराइल एक बहुत अच्छा दोस्त कंट्री है और हमारे इनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। और इजराइल एक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, ज़मीर की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि ज़मीनी लड़ाई नहीं है। न उसे ज़मीन चाहिए, न वहाँ की जनता से उसको कोई प्रॉब्लम है। ईरान एक वॉर ऑफ हैट्रेड लड़ रहा है, वो ज्यूज़ को ख़त्म करना चाहता है, उनकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है। तो ये यहाँ से लड़ाई शुरू होती है, हमारी बात यहाँ से शुरू होती है। और इसी से कई आपको प्रश्न के जो आंसर इसके मिलने लगते हैं, उत्तर मिलने लगते हैं कि लड़ाई किस चीज़ से हो रही है। पहली बार 1500 किलोमीटर दूर दो कंट्री लड़ रहे हैं स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ और अटैक किए जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आपकी जो कम्युनिटी है वो ख़त्म हो जाए, ईरान कहता है, और वो कहता है कि आपकी गवर्नेंस ख़त्म हो जाए। यहाँ पर सत्ता पलट जरूरी है, क्योंकि तरीका ठीक नहीं है आपका सोचने का। आपने टेररिज्म को सपोर्ट किया, आपने हूती को सपोर्ट किया, आपने हमास को सपोर्ट किया, आपने हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया। आप नीट एंड क्लीन नहीं है और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाते हैं, तो वर्ल्ड के लिए खतरा है, शांति के लिए खतरा है, और इसलिए उनको रोकना जरूरी है। अमेरिका पहले से ही इसके पीछे पड़ा हुआ है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूल्स हैं, हमने कम्युनिटी ने डिसाइड किया है कि विस्तार नहीं हो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, डीप स्टेट में एक्टर्स में जा सकता है, इसका मिसयूज हो सकता है। इन सब कारणों के साथ ये लड़ाई शुरू हुई है, इसलिए इसमें ज़मीनी लड़ाई का कोई महत्व नहीं है। लड़ाई ज़मीर की है, इशू बेस्ड लड़ाई है, और इसलिए कई बार ये लंबी चलती है, चाहे वो कवर्ट हो, चुपचाप हो। देखिए, एक बात और कहूँगा बात चलते चलते, देखिए बहुत अच्छा दोस्त 50s 60s 70s तक, उसके बाद गुप्त मित्र भी रहा बहुत दिनों तक ईरान और इजराइल, और उसके बाद कभी खतरनाक शत्रु बने हैं, कल को शायद दोस्त बन जाएंगे। ये होता रहता है और ऐसी लड़ाई होती है क्योंकि इशू बेस्ड हो रही है। कल को अगर शांति हो गई और ईरान शांत हो गया तो फिर से ये अलाइन हो सकते हैं, क्योंकि आज का मिडिल ईस्ट बहुत प्रोग्रेसिव है और सबको पता है कि इजराइल को वहां से हटाया जा नहीं सकता। वो विश्व का झरोखा है, विश्व मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का, मेडिटेरियन सी से
और अमेरिका का सी से पहला स्टेप है, पहला पैदान है और झरोखा है जहां से वो मिडिल ईस्ट पे नजर रखता है। और मिडिल ईस्ट भी बहुत प्रोग्रेसिव है। सभी इस मुद्दे को कम्युनलिज्म पे, संप्रदायवाद पे, मुस्लिम पे सपोर्ट नहीं करेंगे, पहले भी नहीं किया, आगे भी नहीं होगा। ठीक है, ब्रिगेडियर शरदीन सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर स्वागत है। लेकिन संजय खन्ना सर, सवाल आपसे, क्या सिचुएशन और एस्केलेट होगी या जो काउंटर अटैक ईरान ने किया और उसके बाद थोड़े कुछ जगहों पर अटैक इजराइल की तरफ से किए गए, इसे आखिर माना जाए? देखिए, सिचुएशन जो डेवलपिंग है वो तो जो देखने में आ रहा है वो एस्केलेट होगी। पहले इजराइल ने जो है ईरान के अंदर घुस के 200 अपने 250 फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ किए थे। उनके जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थे, न्यूक्लियर साइट हैं, रडार साइट्स हैं और जो भी उनके डिफेंस के प्रोडक्शन के सोर्सेज थे उन सबको डिस्ट्रॉय किया। रिटेलिएशन में ईरान ने अटैक किया। ईरान ने गलती थोड़ा ये की है कि उन्होंने इजराइल के अंदर सिविलियन जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं उसके ऊपर स्ट्राइक किया है और ये चीज़ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है, क्योंकि इजराइल ने जब किया था उन्होंने कोई सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया था। उन्होंने जो उनके साइंटिस्ट अपने घरों में छुपे हुए थे, सोए हुए थे, उनको ड्रोन्स के थ्रू उनको मारा गया और वैसे ही उनके जो टॉप लीडरशिप थी उनको मारा गया है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो कहीं पे भी इजराइल ने कोलैटरल डैमेज नहीं किया है, सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को छोड़ के। पर लेकिन इसके बावजूद सर, जब टॉप साइंटिस्ट को आप खत्म करते हैं, उनके आर्मी चीफ को खत्म करते हैं, क्या ईरान के पास रिटेलिएट न करने के अलावा कोई ऑप्शन था बचा हुआ? नहीं, देखिए, उसको फेस सेविंग करनी बहुत ज़रूरी है और कोई भी राष्ट्र होगा, चाहे हमारा ही राष्ट्र क्यों ना हो, अगर हमारे टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया जाता है, टॉप साइंटिस्ट को ख़त्म किया जाता है, तो हम अपना बदला तो ज़रूर लेंगे और ये फेस सेविंग भी करना चाहते हैं। वो ये देखिए, इजराइल ने अंदर घुस के जो है उनको तबाह किया है और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल उनका एक कट्टर दुश्मन बन गया है और उन्होंने रिटेलिएटरी स्ट्राइक जब बैलिस्टिक मिसाइल से की हैं और ड्रोन्स के साथ की हैं, तो उन्होंने जो रहायशी इलाके हैं इजराइल में उसके ऊपर टारगेट किया है। और देखिए, जो संख्या थी वो बहुत कम है जो घायल और मृतक हुए हैं, पर उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे घरों के साथ जो है अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए हैं, कम्युनिटी अंडरग्राउंड बंकर्स हैं। और पहले से इजराइल इसके लिए काफी हद तक तैयार था, उसको आभास था किस तरह की सिचुएशन आ सकती है। बिल्कुल। एजीबी जैनी सर, सवाल आपसे, अमेरिका का स्टैंड क्या है? दो और खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दे। संजय श्रीवास्तव सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ, विदेश मामलों के जानकार हैं, और साथ ही जमीर अब्बास जाफरी साहब हैं, स्कॉलर AIMIU ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास जाफरी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन जनी सर, सवाल जो मेरा आपसे था, अमेरिका कहां खड़ा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं कि हम इसमें साथ नहीं है इजराइल के, इजराइल अपने लेवल पर ये युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद उन्होंने ईरान को एक तरह से चेतावनी भी दी कि उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना होगा, वरना फिर आगे और उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। थैंक यू अतुल, जय हिंद। आपको बहुत मेहरबानी, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, इनवाइट किया, वेरी नाइस, थैंक यू। देखिए, पहले तो अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ बोल दिया था कि हमको कुछ पता नहीं था इसके बारे में, हमारी कोई जानकारी नहीं है और ये इजराइल ने अपने आप किया है। लेकिन आज का स्टेटमेंट अगर आप ट्रंप का देखें, उन्होंने ये बोला है कि हाँ, हमको इसके बारे में मालूम था और हमें पता था कि ये और हमारा समर्थन है इजराइल के साथ में। अमेरिका का तो समर्थन इजराइल के साथ हमेशा ही था, क्योंकि जो आपने पहले बात पूछी, मतलब और मकसद बड़ा साफ है। सबसे पहले तो ये चाहते नहीं है वेस्टर्न पावर्स के ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बने। इसके ऊपर भी मैं 30 सेकंड लूंगा कि भाई हर एक देश जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, अपने नेशनल इंटरेस्ट में देखने का हकदार होता है। कितने देश जो हैं वो न्यूक्लियर हो गए, हम खुद न्यूक्लियर हो गए, जर्मनी, यूके, यूएसए, रशिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सका न्यूक्लियर बनने में, तो ईरान को क्यों रोका जाए? हाँ, ये बात जरूर है कि ये लड़ाई जो है आज की नहीं है। ये लड़ाई जो है ये शुरू हो गई थी ट्रंप के पहले टेन्योर में, जब 2016-2019 में
ट्रंप ने जो प्रेसिडेंट ओबामा की बनाई हुई जो न्यूक्लियर डील थी ईरान के साथ में, उसको तब ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में रद्द कर दिया था। रद्द करने के बाद में ईरान को खुला इलाका मिल गया अपना परमाणु रास्ता तय करने का जी। और आज खबर है कि उन्होंने 60% एनरिचमेंट कर लिया है, 8 से 10 बॉम्ब भी बना लिए हैं। ये बात अलग है कि उनके पास में डिलीवरी के मींस नहीं हो या उतने पुख्ता हथियार नहीं हो डिलीवरी के, लेकिन ईरान इज अ न्यूक्लियर थ्रेट टुडे। और दूसरा जो है मकसद जो है वो है आइडियोलॉजिकल, क्योंकि ये शिया कट्टरवादी हैं, इसलिए ये उनको नहीं भाते हैं। और उसी में आप लगा लीजिए, क्योंकि ये शिया कट्टरवादी है, जो हमास और इजराइल की लड़ाई थी उसमें ईरान के जो प्रॉक्सीज थे, हिजबुल्लाह ले लीजिए, हूती ले लीजिए, हमास वाले ले लीजिए, ये इजराइल के अंदर तबाही मचा रहे थे। एग्जैक्टली। तो अब ये मौका मिल गया इजराइल की। देखिए बहुत अच्छी बात कही मेरे से पहले वक्ता ने कि ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये वजूद की लड़ाई है, ये सर्वाइवल की लड़ाई है, ये उनके जमीर की लड़ाई है, वाकई लड़ाई है। क्योंकि ठीक है, और वहां मैं खत्म करूंगा, मैं तो 5 सेकंड और लूंगा कि इजराइल के पास में स्ट्रेटेजिक स्पेस नहीं है। अगर आप इजराइल का नक्शा देखें, एक पतली सी कंट्री है जो कि पतली से पतली जगह पर वो 22 किलोमीटर चौड़ी कंट्री है, और कहां आप ईरान का देखिए लंबी चौड़ी कंट्री। तो आप इजराइल के पास में स्ट्रेटेजिक स्पेस नहीं है, तो कोई भी उनके तरफ अगर आंख उठाएगा तो इजराइल का जो एक रवैया है, जो उनका नजरिया है अपनी नेशनल सिक्योरिटी को देखने का, वो किसी भी देश में वो जज्बा नहीं है जो कि इजराइल में। ये कहा जा रहा है कि इजराइल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेगा तो सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा जो है वो इजराइल पर ही होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज करते हैं। और जो सवाल आपका है कि उससे पहले मैंने कुछ इंटरव्यू में भी हमारे जो गेस्ट थे, माननीय गेस्ट हैं, वो कह रहे थे कि ईरान ने जो हमला किया है वो सिविलियंस पे किया है और इजराइल ने जो हमला किया था वो सिविलियंस पे नहीं किया था। सबसे पहले तो ये कि कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिनको मारा गया है वो अपने बीवी और बच्चों के साथ उनको मारा गया है। दे आर प्रोफेसर्स, वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको उनके बीवी बच्चों के साथ जो है एक ही बिल्डिंग के अंदर जो चमरान नाम का एक टावर था उसके अंदर जब हमला किया उसमें 20 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं। टोटल ईरान में 80 लोग मारे गए हैं जिसके अंदर 20 बच्चे हैं और तकरीबन 15 औरतें हैं। तो ये कहना कि इजराइल ने जो हमला किया था उसमें सिविलियंस नहीं मारे गए थे, ये कम जानकारी की वजह से और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से शायद इस तरीके से बयान किया जा रहा है। दूसरा ये कि जो ईरान ने हमला किया था वो सिविलियन एरियाज पे किया था, तो खुद CNN और फॉक्स न्यूज के 2 कल वीडियो सामने आए हैं जहां पर इजराइल के जो एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल्स जो लॉन्च कर रहा था वो जिस एरिया से लॉन्च कर रहा था, खुद CNN और फॉक्स न्यूज ने इसको दिखाया है, वो सिविलियन एरिया से कर रहा था। तो ये कि इस तरीके से बात को प्रेजेंट करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। ठीक है जाफरी साहब, जो मेरा अगला सवाल था कि इजराइल ने ये एक्शन इस वजह से लिया क्योंकि उसके अस्तित्व पर, उसके वजूद पर खतरा है, और भले ही ये लड़ाई अब दिख रही हो, लेकिन जाफरी साहब के पास कोई पहुंच रहा है। ठीक, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि भले ही लड़ाई ईरान वर्सेस इजराइल अब दिख रही हो, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी से ऑलरेडी इजराइल लड़ रहा था, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती विद्रोही हो, वो ऑलरेडी लगातार इजराइल को टारगेट कर रहे थे। तो फैक्ट है जी। तो देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल वैसी है जो इजराइल के क्रिएटेड हैं। ये हमास को प्रॉक्सी कहना, तो हकीकत ये है कि एक्चुअली इजराइल जो है वो अमेरिका का प्रॉक्सी है। इजराइल इटसेल्फ एक फकीर मुल्क है, उसके पास एड पर वो पूरा इजराइल चलता है, उसके पास जो वेपन्स है वो अमेरिका के, टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, और पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका अपने दबदबे को बनाने के लिए उसने एक चीज को क्रिएट किया है जिसका नाम इजराइल है। हमास क्या है? हमास एक, अब ये डिफरेंट डिस्कशन है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन
हमास एक रेजिस्टेंस फोर्स है। मैं आपको सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि ये जो जाफरी साहब ठीक परमाणु है, और शब्दों के न्यूक्लियर हेरफेर में बातें, नहीं ये जाते सब हैं, आप total उसको रेजिस्टेंस फोर्स nonsensical कहेंगे, बातें हैं। मैं प्रॉक्सी कहूंगा, क्लियर करता आप हूं सीएनएन का हवाला देंगे, लेकिन इस मामले में सीएनएन की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, अपनी सहूलियत आपकी और मेरे लिए मेरे शब्द हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल मैं पूछूंगा कि ऑलरेडी इजराइल ईरान से इनडायरेक्ट वॉर में तो था ही, डायरेक्ट वॉर की शुरुआत अब हुई है। जाफरी साहब देखिए, ये वॉर ईरान और अमेरिका की, ईरान और इसराइल की नहीं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ईरान और इसराइल का कोई मुकाबला नहीं है। इसराइल की कोई औकात नहीं है कि डायरेक्ट वो, खुद ये मैं नहीं कह रहा हूं, एहूद बाराक कह रहे हैं, एहूद बाराक जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनका कल का एक इंटरव्यू है। कल के इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि सिर्फ इसराइल नहीं, बल्कि इसराइल और अमेरिका मिलके भी ईरान से अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। ये एहूद बाराक कह रहे हैं। तो आपके लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि इसराइल और ईरान का नहीं कोई, सर, अगर ऐसा था तो फिर मुकाबला ईरान को नहीं है। रशिया की हेल्प कर देनी चाहिए थी, ताकि वो नेटो से जो नुकसान हुआ उससे बच सकता था, अगर इस जी, लेवल की उसके पास अगर है, आर्मी इसराइल की के शक्ति पास उसकी है। हाँ, अमेरिका की सिर्फ बोलिए जाफरी साहब। आप उसकी जब तक स्ट्रेटेजिक डेप्थ आप नहीं समझेंगे कोई बात की, देखें आप पॉइंट समझें कि ईरान क्यों जाएगा रशिया लड़ने के लिए या क्यों जाएगा यूक्रेन लड़ने के लिए। ईरान का जो गोल है वो क्या है? ईरान का गोल ये है कि मिडिल ईस्ट में कोई फॉरेन इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। मिडिल ईस्ट के जो रिसोर्सेज हैं वो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स और मिडिल ईस्ट के लोग खुद इस्तेमाल करना चाहिए। इजराइल ने जो ऑक्यूपाई किया है गाजा पे और फलस्तीन पे, उसको आजाद होना चाहिए। ये जंग फलस्तीन की आजादी की जंग है, ये रेजिस्टेंस की जंग है, जिसको ईरान मैं को लौटूंगा, सपोर्ट कुछ और मेहमान भी उनसे भी एक एक सवाल कर लूं। मैं जाफरी साहब आऊंगा आपके पास, फिर से वापस आऊंगा। शरदीन सर, क्या इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठे? क्या कोई कनेक्शन आप देख रहे हैं? कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि रशिया पर इतना बड़ा हमला जो है यूक्रेन की तरफ से किया गया, ड्रोन अटैक में रशिया को सबसे बड़ा डैमेज जो है अब तक का हुआ, और उसके कुछ ही दिन बाद ये सिचुएशन भी मिडिल ईस्ट में भी एस्केलेट हो रही, बहुत तेजी से हुई। देखिए, मेरा मानना है कि जो इजराइल ने हमला किया ये बड़ी सूझबूझ का नतीजा और इसकी प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही थी। कुछ लोग कयास लगाते हैं कि इसकी अक्टूबर 2024 से ही तैयारी शुरू हो गई थी, कुछ बोलते हैं कि इसको फरवरी मार्च में इसकी प्लानिंग शुरू हुई। लेकिन जिस भी तरीके से प्लान किया गया, इसके स्पेसिफिक टाइमिंग में नहीं जाके अगर आप देखें इसका मोडस ऑपरेंडी और जिस तरीके से यूक्रेन ने हमला किया था रशिया के अंदर, अपने यूएवी को स्मगल करके ले जाके और उनके जो एयरक्राफ्ट जो ग्राउंडेड थे उनको स्ट्राइक किया। ईरान में क्या हुआ? ईरान में भी इसी तरीके के कामिकाजी ड्रोन को इन्फिल्ट्रेट किया गया, मोसाद ने वहां से उसको एक्टिवेट किया और उनके पहले एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया, फिर इनके डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है उन्होंने 200 टारगेट पे बमबारी की और इस तरीके के रिजल्ट हासिल किए। और साथ में कितने पिन पॉइंट स्ट्राइक की, विंडो बिल्डिंग के स्पेसिफिक अपार्टमेंट में जहां पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जहां की मिलिट्री लीडरशिप थी, उनको टारगेट किया और इतना मैसिव नुकसान पहुंचाया। इसमें उनके जो यूरेनियम एनरिचमेंट की फैसिलिटी थी, रिसर्च सेंटर थे, बैलिस्टिक मिसाइल साइट थे, तमाम ऐसे टारगेटिंग की गई जिसकी पहले से जानकारी थी। और ये सारा कुछ हुआ मोसाद ने इंटरनली और आईडीएफ ने बाहर से जिस तरीके से हमला किया, इसका कोऑर्डिनेशन था। जब भी इजराइल कोई ऑपरेशन करता है वो एक कॉपी बुक स्टाइल से करता है, उसकी प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, उसका प्रिसीजन देखने लायक होता है। ये चीजें अगर आप ध्यान में देंगे तो यूक्रेन ने जिस तरीके से हमला किया था उसी का मोडस ऑपरेंडी करीब करीब यहाँ पे लागू किया गया, लेकिन इसमें ज्यादा स्पेसिफिक था, इसमें ज्यादा कोऑर्डिनेशन था। इसमें ड्रोन और मोसाद ने जिस तरीके से इंटरनली स्ट्राइक किया और फिर फाइटर एयरक्राफ्ट ने डीप स्ट्राइक किया, स्टैंड ऑफ वेपन ने जिस तरीके से स्ट्राइक किया, वो उससे इस तरीके का डिस्प्रोपोर्शनेट रिजल्ट आया। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए इस तरीके की सुखबुकाहट, इस तरीके से ईरान पे स्ट्राइक होना ये अवश्यंभावी था। सभी को पता था कि ईरान कब टारगेट होता है। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने देखिए बड़े पीस मील से तरीके से पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह, हुती और इराक, नॉर्थ वेस्टर्न इराक, और अब देखिए ईरान पे इस तरीके से हमला किया। उसका मकसद सिर्फ एक था कि जो भी न्यूक्लियर पावर यहां पे डेवलप हो रहा है वो ईरान को किसी भी हालत में ये स्टेप अचीव नहीं करने दे सकता था। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता तो एक क्लियर कट थ्रेटनिंग था। और दूसरा मिडिल ईस्ट की लीडरशिप का सवाल था, जो सऊदी अरेबिया नहीं चाहता था कि ईरान के हाथ में जाए। ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेता या और आगे डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर हो जाता तो इसका थ्रेट इजराइल पे था। इजराइल ने इसीलिए अमेरिका को कॉन्फिडेंस लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में यूएस ने मना किया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब कोई भी मैसिव हमला होता है,
चाहे वो हिजबुल्लाह के खिलाफ हो, चाहे कोई भी, अमेरिका ने उससे अपना हाथ झाड़ा है, लेकिन जब सक्सेस मिलती है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए अमेरिका आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की यह नीति है। तो जब इतना मैसिव स्ट्राइक करके उन्हें सक्सेस मिला, तो अब डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि उन्हें इसकी जानकारी थी, उन्होंने गो हेड किया, उन्होंने 60 दिन दिए ईरान को और 61वां दिन होते ही उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। ये कोई मीटर नहीं है कि 60 दिन पूरे हुए और 61वें दिन आपने स्ट्राइक कर दिया। आपने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया कि 60 दिन जैसे खत्म हो जाएगा 61वें दिन हम स्ट्राइक करेंगे? उस समय आप इन सारे स्टेटमेंट से बचते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ईरान को सरप्राइज नहीं होना चाहिए था, उनको इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने स्ट्राइक किया है, जिस तरीके से इंटरनल उनका पेनिट्रेशन है ईरान में, इसलिए उनको अपनी इंटरनल व्यवस्था को देखना पड़ेगा। इस्माइल हानिया भी इसी तरीके से मारा गया था, बिल्डिंग में रेस्ट कर रहा था, मोसाद के लोगों ने जाके स्ट्राइक किया और वहां पे इस तरीके का डिस्ट्रक्शन किया। ईरान को अपना इनवर्ड लुकिंग, अपने डिफेंसेस को फिर से देखना पड़ेगा। अपने एजेंट जो मोसाद के एजेंट ऑपरेट कर रहे हैं और हाई लेवल पे उनका इन्फिल्ट्रेशन है, उनको चेक करना पड़ेगा। और जिस तरीके से रिटेलिएशन ईरान का आया है, उन्होंने पहले 100 ड्रोन्स मारे, फिर बैलिस्टिक मिसाइल की, तेल अवीव को टारगेट किया, जेरूसलम को टारगेट किया। ये तो होना ही था, नहीं तो ईरान एकदम बैकफुट पे जा रहा था। वो अपने आवाम को क्या जवाब देता? वर्ल्ड फोरम में या मिडिल ईस्ट में उसका पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। एक तरफ देखिए नेतन्याहू साहब अपने नेशन को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि हमें अपने तमाम तरीके के सुरक्षा की नीति को पुख्ता करना पड़ेगा, हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो हमास के समय भी था, इनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो हिजबुल्लाह के साथ भी था। हर बार ये इस तरीके का नैरेटिव चलाते हैं और अपने जो एक्शन को जस्टिफाई करते हैं कि हमने ये एक्शन लिया क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में है। आप 1948 से लेके आज तक एग्जिस्टेंस में ही हैं, आपके ऊपर कोई खतरा नहीं हुआ। सडनली ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन भी जाता तो इजराइल वर्ल्ड के नक्शे से खत्म नहीं होगा, बल्कि वहां एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आने का मेरा मानना है कि शुरुआत होगी। वहां पे अमेरिका का देखें इंटरेस्ट क्या, अमेरिका का इसी पॉइंट पर लौटेंगे कि ये एक्शन किस लेवल से जस्टिफाई किया जा सकता है। संजीव सर भी हमारे साथ लगातार बने, उनका भी रुख करूंगा मैं। संजीव सर, आपका रुख करते हुए एक सवाल ये कि वहां की इजराइल की सरकार जो है बहुत अनस्टेबल थी। दो राइट विंग की जो कोर पार्टीज हैं उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो सरकार का साथ छोड़ देंगी, और अगर ऐसा होता तो सरकार नेतन्याहू की गिरने वाली थी, कोalition की जो थी। उस स्थिति में सिचुएशन एस्केलेट होना का कोई कोइंसिडेंस है? आप ऐसा देख रहे हैं? दूसरा, इंडिया का अप्रोच कितना बदला है या कितना स्टेबल है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर? देखिए, ये जो इजराइल के आवाज थोड़ा इको कर रही है, जरा आप उसे मैं सही कराता हूं सर, पीछे देखिएगा। बोलिए सर। हाँ, देखिए, ये जो हमला जो इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर किया गया है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसमें वो तेज गति से कदम बढ़ा रहा था। अभी ये जो हमले करने के एक दिन पहले ही IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई थी, उसमें ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें कि स्पष्ट रूप से कहा गया था, और बोर्ड ने इस बात को माना था, बहुमत से माना था, कि ईरान अपने यूरेनियम के एनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है और जल्द ही वो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की दिशा में प्रगति कर सकता है, उसे एक्वायर कर सकता है। और उसके पहले हमने ये भी देखा था कि इजराइल इसके पहले देखा था कि हमने कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो नई न्यूक्लियर डील को लेकर के जो बातचीत चल रही थी, वो 5 राउंड की वार्ताएं हो चुकी थी और उसमें भी कोई ज्यादा सब्सटेंशियल महत्वपूर्ण सक्सेसफुल आउटकम्स नहीं आ रहे थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की संभावना व्यक्त की थी कि इजराइल का जो ईरान के ऊपर जो एक्शन है, मिलिट्री एक्शन, वो लूमिंग लार्ज, उन्होंने इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया था। वो इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं कि ईरान के द्वारा ईरान के ऊपर ऐसा एक्शन इजराइल ले सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इजरायली एक्शन ईरान के ऊपर लिया गया है, उसमें अमेरिका भले से ये ना कहे, पब्लिक में डोमेन में ये ना कहे कि हमने इसमें अपना कोई पार्टिसिपेशन किया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा डिसीजन, इतना मेजर अटैक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गो अहेड के सिग्नल के विदाउट नहीं किया जा सकता था। और इजराइल की जो ताकत है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो ताकत है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, चाहे वो F-35 फाइटर जेट्स हो, चाहे वो F-15, F-16 या जो भी अन्य एसेट्स हो, उसको अमेरिका ने ही इजराइल को प्रोवाइड कराया है। और इजराइल का अगर जो मिडिल ईस्ट रीजन में एक जो बहुत ही शक्तिशाली
जो प्रेजेंस है उसके पीछे अमेरिका की एक बड़ी ताकत हमेशा रहती है। भारत की डिप्लोमेसी जहाँ में तक क्या बदलाव देखते हैं सर आप? और पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर इंडिया का स्टैंड वैसा ही है या कोई चेंज भी है उसमें? नहीं, भारत का जो अप्रोच है बहुत ही स्पष्ट है। जहां तक ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम का प्रश्न है, तो भारत ने पहले भी IAEA के कई ऐसे रेजोल्यूशंस के संदर्भ में ईरान के विरुद्ध वोटिंग की थी, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के संदर्भ में भारत का जो पहले का भी स्टैंड ये रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने की जो अपनी महत्वाकांक्षा है उसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए और इसकी दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ाने चाहिए। लेकिन जो वर्तमान समय के ये पूरे जो सिनारियो वहाँ पर डेवलप हो रहा है, उसमें भारत की सलाह यही दोनों ही पक्षों को है, इजराइल को और ईरान को, कि वो अपने अप्रोचेस में रिस्ट्रेंट बरतें, संवाद से काम लें, नेगोशिएटिंग टेबल पर अपनी बातचीत के माध्यम से इसको रिजॉल्व करें। क्योंकि यदि ये युद्ध एस्केलेट करता है तो उसमें न सिर्फ ईरान और इजराइल दोनों को ही जो है अनेक तरीके के हानि को उठाना पड़ेगा, बल्कि पूरा विश्व समुदाय, विशेष रूप से जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं, वो गहरे तरीके से बाधित होंगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये जो सिनारियो है, इसमें आगे का जो पूरा जो का डेवलपमेंट इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के संदर्भ में अगली कार्रवाई क्या करता है। यदि इजराइल को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस बात के असेसमेंट्स होते हैं कि इस ईरानियन जो इजराइल के हमले के बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट और यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज कर दिया है, तो ऐसे में मेरा मानना है कि इससे भी ज्यादा कहीं बड़ा हमला ईरान के ऊपर न सिर्फ इजराइल करेगा, बल्कि अमेरिका भी सीधा हमला कर सकता है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल समय समय पर इस बात की संकल्पबद्धता व्यक्त करते रहे हैं, चाहे वो आज का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या कल का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, उसके पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था या बुश एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सभी ने इस बात को कहा था कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है, क्योंकि ईरान की तरफ से इजराइल को पूरी तरीके से वर्ल्ड मैप से मिटा देने की बात कही जाती है। ईरान होलोकॉस्ट को भी डिनाई करता है। ईरान के द्वारा डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल जैसे नारे वहां पर लगाए जाते हैं। तो इस तरीके की जो ईरान का बहुत ही सख्त रुख इजराइल के प्रति रहता है, उसको लेकर के इजराइल के अंदर की जो सिक्योरिटी, जो उसके कंसर्न्स है, वो बहुत ज्यादा डीप सीटेड है। और ऐसे में यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाता है तो वो इजराइल उसको अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। बिल्कुल, इस बात को लगातार नेतन्याहू भी दोहरा रहे हैं कि एग्जिस्टेंशियल हमारे लिए एक दिक्कत है, अस्तित्व पर खतरा है। श्याम सर, सवाल मेरा आपसे, यूएस कहाँ खड़ा है? वो पाकिस्तान को भी अपना लाडला बनाए हुए है, हाल फिलहाल में हमने देखा। दूसरा, वो इजराइल को सपोर्ट करेगा ही करेगा, ये भी दिख रहा है और कर भी रहा है सपोर्ट। हाँ, रशिया भी कहाँ है? रशिया क्या ईरान के साथ है? देखिए, रशिया तो अपनी लड़ाई में जूझा हुआ है, और हालांकि हम जानते हैं कि चाइना और रशिया का सपोर्ट है ईरान को, और ईरान ने कोबर्ट ऑपरेशंस के साथ कई इक्विपमेंट भी रशिया को दिए हैं यूक्रेन के लड़ाई के दौरान। तो इतना मानना निश्चित है कि चाइना और रशिया प्रो ईरानियन है, और इसलिए भी है क्योंकि इजराइल को सपोर्ट अमेरिका का मिलता है। तो जो शीत युद्ध के दौरान जब ईरान और इजराइल बड़े अच्छे मित्र थे, और बाद में वो गुप्त मित्र बने रहे 70s में, और 79 के बाद से जब ये सरकार पलट हुआ और ये जो कह रहे हैं ना धर्म की सरकार वहां पे जब से आई, तब से ये थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। वरना इजराइल ने तो पूरी मदद की थी ईरान को एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में, एनर्जीज में, और इसी तरह से ईरान ने भी बहुत कुछ सपोर्ट किया था इजराइल को रखने में। आज वहां के संवाददाता कह रहे हैं कि वो फकीर हैं। अगर वो फकीर हैं तो वो आपके यहाँ आए थे कई 100 साल पहले तो आए थे बसने के लिए, फकीर बन के रहना चाहते थे, तो उनको रखिए। वो तो कह रहे हैं कि वो पैलेस्टाइन को कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं, और इसलिए अमेरिका, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, अमेरिका लगातार सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, क्योंकि एक तरह से एक कम्युनिटी को आप मिटाना चाहते हैं। तो ये तो एक तरह से एक सिद्धांत की बात है, और उस सिद्धांत की बात में अमेरिका उनको सपोर्ट करता है। भले आप कहें कि उसी कारण से उसने कई बेसेस बना लिए मिडिल ईस्ट में, और अपना वर्चस्व हमेशा अमेरिका दिखाना चाहता है वहां पे। तो सऊदी अरबिया भी अपने वर्चस्व दिखाना चाहता है, पाकिस्तान इस्लाम बम बना के अपने वर्चस्व दिखाना चाहता है, और ईरान चाहता है कि वो जो रशियर्स हैं, ये वॉरियर क्लास लोग अपने को कहते हैं, वो तो कन्वर्ट होकर शिया मुस्लिम्स अब बने हैं, पर इनका सिद्धांत रहा है लड़ने का, बरसों से इनका इतिहास रहा है।
तो ईरान वैसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि कोई उनकी बात सुने, ये चाहते हैं यही दादा बन के रहें। तो ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका समय समय पे उसे चेतावनी देता रहा है। और देखिए, युद्ध का लड़ना जरूरी आजकल नहीं है, कई तरह से समझाया जाता है, कई तरह से ऑपरेशंस किए जाते हैं, और इसलिए ईरान को रोक के रखा गया है बहुत दिनों तक। लेकिन हाँ, आज इजराइल ने देखा कि सही समय है, यही समय है, तो उन्होंने ये मार कर दी। अब देखो, हमारे प्रधानमंत्री साइप्रस जा रहे हैं। मैंने अभी किसी चैनल पे सुबह ही बात की थी। साइप्रस बहुत अच्छा दोस्त है और मेडिटेरियन सी में वो बेस बनाता है, बगल में टर्की है। ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के संबंध, और हमारे प्रधानमंत्री एक साल पहले ग्रीस भी गए थे। अब देखिए हमारी नीति, आपने पहला प्रश्न पूछा था भारत कहां खड़ा है। देखिए भारत क्या कर रहा है, वो मेडिटेरियन में, वो ग्रीस के साथ, वो साइप्रस के साथ संबंध बना रहा है, वो मंचूरिया चला गया ऊपर, वो चाइना को भी समझाता रहता है। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम सब कंट्रीज के साथ जाके अपनी बात कह रहे हैं और वहां पे देख रहे हैं जहां इसमें फ्लेम उग रहा है। एक और बात कहूंगा जल्दी से, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन क्या मतलब हुआ? आपका सीरियल आज है दहाड़ और लॉयन। देखिए, आज का इजराइल कह रहा है कि अब हम शेर की स्थिति में हैं, अब हम दहाड़ सकते हैं और जब चाहे ईरान को मार सकते हैं, जो बहुत दिनों से रुका हुआ था। और वो क्या कर रहा है? ट्रू प्रॉमिस। क्या कह रहा है वो? प्रॉमिस मतलब हम प्रॉमिस करते हैं कि हम जो है, हमारा कम्युनिज्म है, हमारा जो मुस्लिम समुदाय है, वो ज्यूज को खत्म कर देगा। देखिए, ये तरह के मैसेज हैं। ये जो ऑपरेशंस का नाम है वही क्लियर करता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। इजराइल कहता है कि अब नहीं, अब मैं लॉयन हूं इस एरिया का, और वो कह रहा है कि प्रॉमिस करता हूं कि ज्यूज को खत्म करूंगा, मतलब पूरे अरब कंट्रीज को लेकर चलूंगा। ऐसा नहीं होगा। अमेरिका तो अपना काम करेगा ही करेगा, और मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव है, वो करने नहीं देगा। सबके सब इसको रोक देंगे। युद्ध चलेगा जरूर, लेकिन कुछ खास ईरान को हासिल नहीं होगा, उसे मुंह की खानी पड़ेगी। जैनी सर, इसमें इजराइल के इंटेल का और उसके जासूसों के नेटवर्क का, मोसाद का कितना फायदा जो है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को मिल पाया है? बहुत ज्यादा आयुष, बहुत ज्यादा। ये अटैक से पहले इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंट्स, उनके खुफिया सिपाही ऑलरेडी ईरान में जा चुके थे। एक एक जगह जहां पे उनके साइंटिस्ट रह रहे थे, किस मकान में, किस कमरे में, किस जगह, कहां पे उनकी न्यूक्लियर साइट्स थी, कहां पे उनके मिसाइल अड्डे थे, एक एक जगह का पिन पॉइंट, एकदम पिन पॉइंट हिसाब किताब लेके आए थे। तभी जाकर ये देखें आप, 200 हवाई जहाज, इतने मिसाइल्स और ड्रोन जो फायर किए हैं, इतने टारगेटेड, पिन पॉइंटेड और प्रिसिशन ओरिएंटेड थे कि खिड़की में से बॉम्ब जाके, और जैसे कि अभी हमारे काबिल साथी बता रहे थे कि वो लोग बेचारे सो रहे थे, वो साइंटिस्ट अपने वहां पर, अपनी फैमिलीज थी, उनके बच्चे थे, वहां से खिड़कियों में से बॉम्ब्स गए हैं अंदर, मिसाइल्स गई हैं अंदर। और तो इनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसकी तो कोई बराबरी नहीं है दुनिया में। आपने वो किताब पढ़ी होगी, रेड एट एंटेब, जबकि इनका एक हवाई जहाज, कई साल पहले मैंने वो किताब पढ़ी थी, इनका एक हवाई जहाज वो हाईजैक करके और युगांडा ले गए थे। किस तरीके से इन्होंने इद्दी अमीन की एक कार बनाई, इद्दी अमीन बनाया और जाकर हवाई जहाज भी लेके आए, सारे के सारे अपने हवाई जहाज में जो अलग ही लेवल का ऑपरेशन था सर, बचा के लेके आए। ठीक है सर, थोड़ा सा वक्त कम है। संजय सर, मेरा सवाल आपसे, मिडिल ईस्ट में शांति हो या कम से कम उसकी कोशिश हो, कितना इंपॉर्टेंट है? सीरिया, लीबिया, इराक, यमन हम देख रहे हैं, और ऑलरेडी इस पूरे बेल्ट में इस तरह की परिस्थिति जो है वो बहुत चुनौतियां बढ़ाने वाली हैं। शांति के प्रयास दिख रहे हैं आपको? अभी तो नहीं। अभी मतलब एटलीस्ट अमेरिका मध्यस्थता में नहीं घुसेगा। वो चाहता है कि इजराइल जितना भी ईरान के ऊपर उनको तहस नहस कर सकता है, वो सबसे अच्छी सिचुएशन रहेगी। और इजराइल कोशिश करेगा कि जो भी उनके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उसको बर्बाद करने की वो कोशिश करेगा। तो अभी तो मध्यस्थता नहीं होगी, बट मध्यस्थता होना बहुत ज़रूरी है मिडिल ईस्ट के लिए। आप देखिए कि मतलब वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और अनफॉर्चुनेटली इजराइल सब चीज़ों में जो है। डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान में मध्यस्थता का बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ क्यों नहीं करा रहे हैं मिडिल ईस्ट? क्योंकि ये यूएस खुद ये करवा रहा है, तो इसलिए वो मध्यस्थता नहीं करेगा। ठीक सर। शरदेंदु सर, क्या कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि यूएस डायरेक्टली भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए? हालांकि अभी भी काफी हद तक वो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि यूएस खुद स्ट्राइक करे या इस तरह के अटैक करे? कोई प्रोबेबिलिटी इसकी, या दूर की एक कौड़ी है?
देखिए, जिस तरीके से ईरान का रिटेलिएशन चल रहा है और ये आगे भी ऐसे ही चलता रहा और इजराइल को भारी क्षति हुई तो उसके डायरेक्ट सपोर्ट में अमेरिका आता हुआ दिखेगा। मेरा मानना है कि जब आप शांति की बात करते हैं तो ये विनाश के बाद ही वहां शांति एस्टेब्लिश हो सकती है। अगर कोई क्लियर कट वहां पे डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की तबाह नहीं हुई या इजराइल को मेजर डैमेज नहीं हुआ, तब तक शांति की स्थिति बनती हुई दिख नहीं रही है। एक राइजिंग लॉइन करेगा तो दूसरा प्रॉमिस 3 करेगा। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिका एक वॉरिंग फैक्शन है। इसको पहले दिन से मैं बोलता हो रहा हूं, जिस दिन से इजराइल ने हमास पे 7 अक्टूबर के बदले इतनी बड़ी कार्रवाई की और 55,000 लोग को मार दिया था। अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसके मिलिट्री बेसिस है, उसका इंटरेस्ट है, उसका एनर्जी कंसर्न है, उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वो ऑयल रिग से ऑयल निकाल के अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट को साधता है। वो कैसे अलाउ कर देगा चाइना को उस पूरे के पूरे इलाके में इन्वेस्ट आना? वो कैसे अलाउ कर देगा कि उसके रशिया की वहां पैठ पहुंचती रहे? कैसे वो अलाउ कर देगा कि पूरा वर्चस्व जो मिडिल ईस्ट का वो ईरान के खेमे में चला जाए? इसीलिए देखिए मिडिल ईस्ट बटा हुआ नजर आता है। सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, ये सारे और इजिप्ट, जॉर्डन, ये सारे के सारे अमेरिका के साथ इसलिए खड़े हुए हैं, वो नहीं चाहते कि ईरान का वहां वर्चस्व बने। तो इस तरीके की स्थिति वहां पैदा करता है अमेरिका। सर थोड़ा सा वक्त माफी को एक साथ नहीं आने देता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आप नेतन्याहू के स्टेटमेंट को देखिए, वो नेशन को एड्रेस करते हैं। उन्होंने अपने नेशन को आगाह किया कि उनकी एग्जिस्टेंस लड़ाई या लिहाजा उनके ऊपर को बिल्कुल उसको दोहरा रहे हैं लगातार वो। जाफरी साहब, मेरा सवाल आपसे है सर, थोड़ा सा वक्त में। जाफरी साहब, क्या ईरान अलग थलग पड़ गया है? रशिया ऐसी स्थिति में नहीं कि उसकी मदद कर पाए? चीन ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा है? जी पहले तो मैं इस पूरे प्रोग्राम के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि तकरीबन मैंने 42 यहाँ पर ऐसी बातें अभी तक सुनी है जो झूठ हैं, जो इंटरनेशनल फैक्ट्स के मुताबिक सही नहीं है, और मेरे पास इनफ वक्त नहीं है कि सब चीजों को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। जो यहाँ पर चीजें बयान कर रहे हैं एक्सपर्ट बनके, सर मेरा सवाल ठीक है, की कमी है। ठीक वो एक्सपर्ट हैं सर, बन के नहीं आए। वो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो एक्सपर्ट हैं सर, बन के नहीं आए। उस पे मोहर मत लगाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मोहर न लगाए हमारे ऊपर। क्या ईरान अलग बन के नहीं आए? हम एक्सपर्ट हैं सर। क्या ईरान अलग थलग पड़ गया है? फैक्ट्स बयान करें, जो फैक्ट्स आप अपनी फैक्ट बयान करें, हम अपनी ग्लोबल ट्रेड पर कितना असर, ग्लोबल ट्रेड पर कितना असर? संजीव सर, वक्त मेरे पास कम है, बहुत छोटा सा जवाब। संजीव सर, जाफरी साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। यदि ये ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध फर्दर एस्केलेट करता है, और जो कि इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस दिशा में ले जाना चाहता है। यदि वो अपने प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ाएगा तो मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि ईरान के ऊपर और भी बड़े हमले होंगे, और ईरान की जो डीप जो अंडरग्राउंड जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर अमेरिका कोई सीधी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि दोनों का संकल्प है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने नहीं दे सकते। और जहां तक ग्लोबल इसके इम्प्लीकेशंस की बात है तो उसका जरूर नकारात्मक असर एनर्जी सप्लाई चेन्स पर पड़ेगा, और जिसका कि नकारात्मक असर मुद्रा स्थितियों पर पड़ सकता है। पहले से ही कोरोना पैंडेमिक की वजह से, रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से ये जो एनर्जी सप्लाई चेन्स पहले से ही बाधित रही हैं।